बूढ़ी काली गाय का दुख। अरे उर्मिला, ओ उर्मिला, जल्दी से बर्तन लेकर आओ। देखो अभी तो दूध निकाला ही था, लेकिन काली फिर से दूध दे रही है। लो जी बर्तन, और जल्दी से और दूध निकाल लो। बहुत ही अच्छी गाय है ये काली तो। अरे ये इसकी माँ पर गई है। इसकी माँ भी बहुत दूध देती थी। मरते दम तक इसकी माँ ने हम लोगों को खूब मीठा मीठा दूध पिलाया है। अच्छा, ऐसी बात है। उर्मिला, हमारी शादी के कुछ दिन पहले ही ना वो अपनी पूरी उम्र करके मर गई थी। अब हमारे बच्चे भी ना काली का दूध पीकर बड़े होंगे। बड़ा ही स्वादिष्ट दूध है इस काली का तो। समय बीतता है और रामू और उर्मिला के बच्चे बड़े होते हैं और अब वो खूब काली के साथ खेला करते थे। माँ, आज तो मैं काली को घास चराने ले जाऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन तू अकेले काली को संभाल पाएगा? माँ, मैं भी चली जाती हूँ भैया के साथ। तुम दोनों भी ना पूरे दिन बस काली के साथ खेलते रहते हो। हमारी काली आखिर है ही इतनी प्यारी। थोड़ा समय और बीतता है। काली गर्भवती होती है और पूरे घर में खुशियों का माहौल छा जाता है। अरे हमारी काली को बच्चा होने वाला है। आज मेरे मालिक बहुत खुश हैं। चलो, मैंने अपने मालिक को ये खुशी दी, इसलिए मैं भी बहुत खुश हूँ। लेकिन हमारी माँ तो है नहीं और हम भी पहली बार माँ बनने जा रहे हैं। बड़ा ही डर लग रहा है। बस सब अच्छे से निपट जाए। समय अपनी रफ्तार से उड़ता जाता है और कुछ महीनों के बाद ही काली को प्रसव पीड़ा होने लगती है। आज मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। काश मेरी माँ तुम यहाँ होती तो मेरी मदद करती। थोड़ी देर में ही काली एक बछड़े को जन्म देती है और ये सब देखकर सब लोग एकदम हताश हो जाते हैं। अरे बंद करो ये सब ढोल गाना। काली ने बछड़े को जन्म दिया है, अब क्या ही मतलब है इन सब का। अरे बच्चिया होती तो हमारे काम भी आती। अरे कोई बात नहीं उर्मिला, यूं नाराज होते नहीं। आगे बच्चिया भी देगी हमारी काली। क्यों काली? ये सुनकर काली की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और वो अपने बछड़े को प्यार से चाटने लगती है। तुम मेरे लिए अनमोल हो मेरे बेटे। दुनिया चाहे तुम्हें कुछ भी कहे, लेकिन तुमने मुझे माँ बनने का सुख दिया है। काली देखती है कि बछड़े को जन्म देने के कारण उर्मिला उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। अरे उर्मिला, तुमने अभी तक काली को हरा चारा नहीं डाला। अरे वो अपने बछड़े को दूध कैसे पिलाएगी? ये सूखे चारे से तो उसके बछड़े के पेट में दर्द हो सकता है ना। आपसे खिलाया जाए तो आप खिला दो ना हरा चारा। और उसने बछड़ी को जन्म दिया है। बछिया होती तो बात ही कुछ और होती। हाँ। धीरे धीरे काली का बछड़ा भी बड़ा हो जाता है और अब काली का ध्यान न रखने जाने के कारण उसके शरीर में कोई ताकत नहीं बचती। अब तो मुझसे दूध भी नहीं दिया जाता। दूध देने के बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में जान ही ना रही हो। थोड़े समय में काली का बेटा बड़ा हो जाता है और रामू और उसके बच्चे मिलकर उसका नाम नंदू रखते हैं और अब नंदू घर में सबकी जान बन चुका था। धीरे धीरे काली ने दूध देना बंद कर दिया था, इसलिए अब उर्मिला और रामू को काली और नंदू को चारा खिलाना बड़ा ही खलने लगा था। लो, आज फिर से तुम्हारे कहने पर दूध निकाल कर देख लिया। अब क्या करूं तुम्हारी इस काली गाय और इस बछड़े का। ना तो ये तब से दूसरी बार ब्याही है और ना ही अब दूध देती है। ऊपर से इनको पूरे दिन खिलाते रहो सो अलग। हाँ। अब क्या करूं उर्मिला, काली के साथ मेरा पूरा जीवन बीता है। मैं उसे ऐसे छोड़ नहीं सकता ना। अरे क्यों नहीं छोड़ सकते भला? मैं तो कहती हूँ ना, कल ही इन दोनों को बात कराओ किसी कसाई से और इन्हें बेच दो। कसाई की बात सुनकर काली और नंदू दोनों ही बहुत डर गए थे। माँ, अब हम दोनों कसाई खाने चले जाएंगे। नहीं माँ, मैं अभी नहीं मरना चाहता हूँ। रो मत मेरे बच्चे, जो भी होगा वो होकर ही रहेगा। लेकिन मेरा दिल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब उर्मिला के कहने पर रामू नंदू को खेत पर ले जाने लगता है और पूरे दिन हल जुतवाता था और बच्चे काली के पास तक नहीं जाते थे। अब काली और नंदू की स्थिति घर में बहुत ही बुरी हो चुकी थी। फिर एक दिन, मैं क्या कहता हूँ उर्मिला कि हम एक बढ़िया सी गाय और ले आते हैं घर में। लेकिन इन दोनों का क्या होगा ये तो बताओ पहले आप। अब ये बूढ़ी हो चुकी है पापा, तो पहले इसे ठिकाने लगाओ ना। मोहन बिल्कुल सही कह रहा है जी।
अब ये ना दिन प्रतिदिन बूढ़ी होती जा रही है। जितने में ये दोनों जाएंगे उतने में एक नई गाय आ जाएगी। ऊपर से दो दो जानवरों को चारा खिलाने का पैसा और झंझट दोनों बचेगा। नहीं नहीं, मेरे जीते जी काली कसाई खाने नहीं जाएगी, और ना ही काली की उम्र अभी इतनी है कि वो दूध ना दे सके। मुझे भरोसा है एक दिन काली जरूर दूध देगी। हाँ, दे दिया तुम्हारी अधबूढ़ी गाय ने दूध और पी लिया तुमने। सपने सजाकर बैठे रहो बस। रामू एक नई सुंदर चमकती हुई गोरी गाय घर में लाता है और उसका नाम चंपा रखता है। हाय, कितनी सुंदर गाय है, मैं तो वारी जावा इस पर। अब उर्मिला दिन रात बस चंपा की सेवा में लगी रहती थी और उसे खूब स्वादिष्ट हरा हरा चारा खाने के लिए दिया करती थी। हाँ, खा लो तुम माँ बेटे घास फूस। मेरी तरह तुम्हारी किस्मत नहीं जो हरा चारा खाने को मिले। माँ, आप कुछ जवाब क्यों नहीं देती इस गाय को? इसे 4 दिन हुए हैं यहाँ आए और ये हम पर ही रौब जमा रही है। कोई बात नहीं बेटा, तू नाराज मत हुआ कर। बस हमेशा खुश रहा कर मेरे बच्चे। क्या खुश रहूं माँ, खेतों पर काम करते करते मेरे हाथ पैर बहुत दुखते हैं। हाँ, कुछ तो काम तुमसे लिया जाएगा ना। हाँ, तुम्हारी माँ मेरी तरह दोनों टाइम बाल्टी भरकर दूध नहीं देती है। मैं भी पहले तुम्हारी तरह दिन में 2 नहीं बल्कि 3 बाल्टी दूध दिया करती थी चंपा, लेकिन बात सिर्फ वक्त की होती है। बस बस, ज्यादा ज्ञान ना दो मुझे और हरा चारा खाने दो। हाँ, मजा ही आ गया हरा हरा चारा खाकर तो। अब चंपा काली को चिढ़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी और उसकी पूरी कोशिश रहती थी कि मालकिन काली को बुरा भला कहे। ये क्या किया काली तूने आज? यहाँ गोबर कर दिया। अरे बड़ी ही ढीठ हो गई है तू तो। चल, आज तू खा मेरी लाठी, जिससे तुझे समझ में आएगा। और उर्मिला काली को खूब मारती है, जिसे देखकर चंपा बहुत खुश होती है। कुछ समय और बीतता है। अब सबको चंपा के गर्भवती होने का इंतजार था, लेकिन ये इंतजार खत्म होता उससे पहले काली एक बार फिर से गर्भवती हो जाती है। देखो उर्मिला, मैं ना कहता था कि मुझे विश्वास है कि मेरी काली पर ईश्वर का हाथ है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन जब ये काली दूध ही नहीं देती तो फिर इसका बच्चा कैसे जिएगा? अब चंपा भी काली को खूब चिढ़ाती थी। काली, ओ काली, तुम बच्चा तो दोगी लेकिन उसे दूध कहाँ से पिलाओगी? जिसने चोंच दी है चंपा, चारा भी वही देगा। मैं इसकी फिक्र नहीं करती। भले ही काली चंपा से ये कह देती है, लेकिन वो खुद भी चिंता के मारे परेशान हुए जा रही थी। माँ, मेरे भाई बहन कोई तो आने वाला है, मैं बहुत खुश हूँ माँ। भगवान से दुआ कर मेरे बेटे कि तेरी बहन ही आए, जिससे हमारे मालिक साहब भी खुश हो जाएं। अरे भाई आई चाहे बहन, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन जिंदा रहेगा नंदू, क्योंकि वो दूध पिएगा और दूध तो तेरी माँ अब देती ही नहीं। माँ, ये हमेशा आपका बुरा क्यों सोचती है? इनको मैं अभी बता कर आता हूँ। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। मेरी वजह से ना आज तुम दोनों यहाँ पर रह रहे हो, समझे? जो इतना मैं दूध देती हूँ ना, इसके कारण मालिक तुमको यहाँ रखे हुए है, वरना कब के तुम दोनों कसाई खाने पहुंच चुके होते। हाँ, एक तो बूढ़ी माँ, ऊपर से तुम बछड़े। बेटे नाराज नहीं होते, वो भी तुम्हारी माँ के समान ही है। नहीं, मैं उन्हें कभी माँ नहीं कहूँगा। मेरी माँ तो आप हो माँ। इतना कहकर नंदू काली के आंचल के तले आकर बैठ जाता है। अब एक तरफ तो काली बहुत खुश थी कि वो दोबारा माँ बनने जा रही थी, और दूसरी तरफ दूध न देने के कारण वो चिंता में घुली जा रही थी। उर्मिला, मैं क्या कहता हूँ कि आज ही ना मैं काली के लिए एक डॉक्टर बुलवाता हूँ, जिससे पता तो चले कहीं इसे कोई बीमारी तो नहीं है। आपकी काली की पंचायत आप ही समझो। आप तो ना बस मेरी चंपा को भी लगे हाथ दिखवा देना, जिससे पता चले कि वो माँ कब बनेगी। अब तो बड़ा ही इंतजार है जी, उसके बाद फटा दूध भी खाने को मिलेगा। इस बूढ़ी काली के तो अब दूध होने से रहा। सुन रही हो ना काली? मालिक को बस मेरे बच्चे का इंतजार है। अब सोचो, मुझसे इतना प्यार है और मेरा बच्चा भी आ गया तो तुम्हारे दोनों बच्चों को कोई सूंघेगा तक नहीं। रामू, तुम्हारी गाय एकदम स्वस्थ है, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या डॉक्टर साहब? लेकिन चंपा कभी माँ नहीं बन सकेगी। ये सुनकर चंपा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे और काली और उसका बच्चा तो ठीक है ना?
हाँ, वो दोनों पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और हो सकता है कि अगले ही हफ्ते उसका बच्चा हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, वो दूध। ये सब प्रभु की माया है रामू, इसके आगे किसी का जोर नहीं। अगर देखा जाए तो काली की अब उम्र बच्चा देने की नहीं थी, लेकिन काली जल्द ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी ना। इधर डॉक्टर के मुंह से सुनकर चंपा सदमे में चली जाती है और खाना पीना सब छोड़ देती है। लो, अब इसको भी झेलो। पहली वाली दूध नहीं देती थी और ये दूसरी बांझ है, बांझ। ये सुनकर चंपा रोने लगती है। काली चंपा से बात करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन वो जवाब ही नहीं देती। उसे लगता था कि अब काली उसका मजाक बनाएगी। 3 दिन बाद ही काली एक बहुत प्यारी सी बच्चिया को जन्म देती है और जन्म देते ही ममता के कारण काली के थनों से दूध की धार बहने लगती है। काली, तुम अपनी बच्चिया को दूध पिलाओ। लेकिन काली उस बच्चिया को पैरों से चंपा के आगे रख देती है और इशारा करती है। क्या? तुम क्या चाहती हो काली दीदी? तुम इसे दूध पिलाओ चंपा। आज से तुम ही इसकी यशोदा मैया हो। अब तुम ही इसको पालोगी। इतना कहते ही काली वहीं धड़ाम से गिर पड़ती है और ईश्वर लोक को चली जाती है। बाद में चंपा काली के दोनों बच्चों को कलेजे से लगाकर पालती है। ये है रामपुर गांव, जो एक बड़े और घने जंगल के किनारे बसा था। इसी गांव में मोहन अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। मोहन खेतों में काम कर रहा था, तभी राधा मोहन के लिए खाना लेकर खेत में आती है। अरे भाग्यवान, तुम इस हालत में यहाँ क्यों आ जाती हो? कितनी बार बोला है तुम्हें कि इस हालत में इतना काम करना सही नहीं है। आखिर तुम ऐसा क्यों करती हो? हाँ, मेरे बच्चे का तुम बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो। अच्छा जी, मैं ध्यान नहीं रख रही। सुन लिया तुम्हारे पापा क्या बोल रहे हैं। वैसे मेरे बच्चे को ना सब पता है कि माँ उसके साथ साथ उसके पापा और घर में गौरी गैया का भी ध्यान रखती है। ये लो, आप खाना खा लो और गौरी के लिए ना थोड़ी घास लेकर आती हूँ। तुम नहीं मानोगी, है ना? जी बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं ना बस थोड़ी सी ही घास लेकर जाऊंगी, बाकी आप आते समय लेकर आ जाना। राधा पास से थोड़ी घास लेकर अपने घर जाती है। इधर गौरी गैया अपनी मालकिन को देखते ही रंभाने लगती है। हाँ हाँ गौरी, मैं जानती हूँ तुम्हें भूख लगी है। देखो, मैं तुम्हारे लिए हरी हरी घास लाई हूँ, लो खा लो। राधा गौरी गैया को घास डालती है और गौरी गैया खुशी से घास खाने लगती है। मेरी प्यारी गाय, पेट भर के खा। कुछ ही दिनों में तेरा बच्चा भी जन्म लेगा। इस समय ना तुझे अच्छा खाना खिलाने की भी हमारी हैसियत नहीं है। घास के सिवा तुझे कुछ नहीं खिला सकते। राधा और मोहन के घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। खेतों में जो फसल उगती, उससे घर का राशन पानी भी बहुत मुश्किल से चल पाता था। राधा और उसका पति मोहन बहुत सोच समझकर घर का खर्चा करते थे। राधा दिन भर घर का काम और गौरी गैया की देखभाल करती और मोहन खेतों में काम करता। इसी तरह से उनका जीवन चल रहा था। एक दिन राधा गौरी के पास खड़ी थी। मैं क्या सोच रही हूँ गौरी, क्यों ना मैं आज तुम्हें पास ही के जंगल में चराने ले चलूं। अब इस हालत में ना मुझसे घास नहीं काटी जाती और ना ही ज्यादा भार उठा पाती हूँ। चलो, मैं तुम्हें जंगल में चराने ले चलती हूँ, है ना? वहाँ खूब हरी हरी घास खाना तुम। राधा गौरी गैया को अपने साथ जंगल की ओर ले चलती है। रास्ते में उसे बिमला ताई मिलती है। अरे बेटा, ये गैया को लेकर कहाँ जा रही हो? इस हालत में तुम्हारा ऐसे काम करना सही नहीं है। हाँ ताई, थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ता है ना, कुछ नहीं होगा मुझे। अरे तुम अब इतना काम मत किया करो, तुम गर्भवती हो, अपना ख्याल करो और समय पे खा पी रही हो ना। हाँ हाँ, मैं सब कुछ समय पे कर रही हूँ। हमारी गौरी भी गर्भवती है अम्मा। कुछ ही दिनों में ना इसे भी बच्चा होगा। ऐसे वक्त में उसका भी तो ख्याल रखना जरूरी है ना। लेकिन इसे घास के सिवा कुछ अच्छा खिला नहीं सकते, तो सोचा आज इसे जंगल में हरी हरी घास खिला कर लाऊं। लेकिन बेटा, इस हालत में जंगल जाना ठीक नहीं है। तुम्हें पता है ना, जंगल में अकेले जाना सही नहीं है, और इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। अरे ताई जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जंगल के ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगी, बाहर बाहर से ही इसे चरा कर ले आऊंगी। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। चलो गौरी, अभी ना जल्दी से जंगल की ओर चलते हैं।
कुछ दूर जाने के बाद वो दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। लो गौरी, अब तुम जितनी चाहे उतनी घास खा सकती हो। गौरी भी जंगल में घूमते घूमते हरी घास खाने लगती है। बाप रे, जंगल आते ही कितना थक गई हूँ। एक काम करती हूँ, यहाँ पेड़ की छाया में बैठकर ना थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। राधा एक पेड़ की छाया में बैठ जाती है और अपनी गौरी के बारे में सोचने लगती है। गौरी का बच्चा होते ही हमारे गरीब के परिवार में थोड़ा पैसा आएगा। उसके बच्चे को दूध पिलाने के बाद जो दूध बचेगा ना, उसे बेचकर हमें जो पैसा मिलेगा, उससे हम अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल करेंगे और फिर उसे अच्छे स्कूल में भेजेंगे। ऐसे ही अपने बछड़े के बारे में सोचते सोचते राधा को कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। दूसरी तरफ गौरी गैया हरी हरी घास खाते खाते जंगल के अंदर बढ़ती गई और बहुत आगे निकल गई। इधर खेत में मोहन को काम करते करते भूख लग गई थी। आज तो बहुत समय हो गया, राधा भी खाना लेकर नहीं आई। लगता है उसे मेरी बात समझ आ गई है। मैं खुद ही घर जाकर खाना खाता हूँ और गौरी के लिए कुछ घास भी ले चलता हूँ। मोहन घास लेकर गौशाला में रखता है, लेकिन देखता है कि गौरी गैया वहाँ नहीं थी। गौरी, गौरी, कहाँ चली गई हो? मोहन अपने घर के आंगन में हाथ मुंह धोने लगता है। अरे राधा, गौरी गौशाला में नहीं है। तुमने देखा कि कहाँ है? घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आता। राधा, ओ राधा, अरे अब ये दोनों कहाँ चली गई? मोहन इधर उधर देखता है, लेकिन राधा कहीं नहीं थी। ये राधा भी न जाने गौरी को लेकर कहाँ चली गई है। जरूर आसपास कहीं घास चरा रही होगी। इसे गौरी की कुछ ज्यादा ही चिंता रहती है। मोहन आसपास सब जगह देखता है, लेकिन वो दोनों कहीं नहीं थे। सामने से दो औरतें आ रही थी। आशा चाची, कमला ताई, आपने राधा को कहीं देखा है क्या? नहीं बेटा, हमने तो नहीं देखा। हम तो अभी खेतों की तरफ से ही आ रहे हैं। हाँ बेटा, इस तरफ तो कोई नहीं था। मोहन बहुत परेशान हो गया था। कहाँ चली गई ये दोनों? इस हालत में भी ये घर नहीं बैठती। कहीं कुछ ऊंच नीच न हो जाए। मोहन जा ही रहा था कि तभी सामने से विमला ताई आती दिखी। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? ताई, वो राधा घर पर नहीं है। क्या? राधा अभी तक नहीं लौटी? अरे सुबह 10 बजे के करीब गौरी को जंगल चराने ले जा रही थी। मैंने मना भी किया, लेकिन बोल रही थी कि जंगल के अंदर नहीं जाएगी, जल्दी वापस आ जाएगी। लेकिन अब तक तो बहुत देर हो गई है बेटा, तू जल्दी जा, कहीं कुछ हो ना गया हो। मैं अभी गांव के कुछ लोगों को भेजती हूँ। दूसरी तरफ राधा की नींद खुलती है। हे भगवान, मैं कब से यहाँ सोई हूँ। गौरी, चल अब घर चलते हैं। अब तक तो ये भी घर पहुँच गए होंगे। राधा इधर उधर देखती है, लेकिन गौरी गैया वहाँ कहीं भी नहीं थी। राधा उसे ढूंढते हुए जंगल के और अंदर जाने लगी। गौरी, गौरी, कहाँ हो तुम गौरी? राधा जंगल में पागलों की तरह गौरी गैया को ढूंढ रही थी। हे भगवान, ये गौरी न जाने कहाँ चली गई। गौरी, कहाँ हो तुम? इधर गौरी जंगल के बहुत अंदर एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है, जहां एक बूढ़ी चुड़ैल रहती थी। आसपास से किसी जानवर की गंध आ रही है। जरूर आज यहाँ कोई शिकार आया है। जल्दी से देखती हूँ। चुड़ैल अपनी कुटिया से बाहर आती है, जिसके बाहर बहुत सारे जानवरों के कंकाल पड़े थे। चुड़ैल दूर से उस गंध को महसूस कर रही थी। इस तरफ है शिकार। बूढ़ी चुड़ैल गाय की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसे किसी इंसान की आवाज सुनाई देती है। गौरी, गौरी, कहाँ हो गौरी? अरे, आज तो दो दो शिकार मेरे पास आ रहे हैं। तभी उस बूढ़ी चुड़ैल की नजर गौरी गाय पर पड़ती है। अरे वाह वाह, गाय तो बहुत मोटी और तंदुरुस्त है। इसे खाकर तो बहुत मजा आएगा। ऐसा कहकर वो बूढ़ी चुड़ैल गौरी गाय के पास जाने लगती है। तभी गाय को भी राधा की आवाज सुनाई देती है और वो जोर जोर से नहाने लगती है। बुला ले, अपनी मालकिन को भी बुला ले, फिर दोनों को खाऊंगी। गौरी, 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 मुझे लगता है गौरी यहीं आसपास है। गौरी, मैं आ रही हूँ, कहाँ है तू?
दूसरी तरफ मोहन और उसके साथ कुछ आदमी भी जल्दी जल्दी से जंगल में राधा और गौरी को ढूंढ रहे थे और उन्हें गाय के रंगने की आवाज भी सुनाई दी। देखो, सब एक साथ रहना, हम जंगल में काफी अंदर हैं और ये जगह बहुत सुनसान लग रही है। हाँ, लेकिन हमें जल्दी आगे बढ़ना होगा, कहीं मेरी पत्नी और मेरी गाय पर कोई मुसीबत ना आ जाए। तभी वहां राधा पहुंच जाती है। उसकी गाय सामने खड़ी थी, लेकिन गाय बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसने उस चुड़ैल को अपने सामने देख लिया था। राधा गौरी को देखती है। गौरी, मेरी गैया, तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। राधा गौरी से लिपट जाती है। तभी चुड़ैल की नजर राधा पर जाती है। अरे वाह, ये तो गर्भवती है, पहले इसके बच्चे को खाऊंगी। तभी चुड़ैल राधा की तरफ आने लगती है। राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे, आप सब यहाँ? तुम दोनों ठीक तो हो ना? भगवान की कृपा से सब ठीक है। तभी वहाँ चुड़ैल गुस्से से सबको घूरने लगती है। अरे, ये सब कहाँ से आ गए? अब क्या करूँ? चलो जल्दी से सब लोग यहाँ से चलते हैं, यहाँ रुकना बिल्कुल सही नहीं है। तभी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उस बूढ़ी चुड़ैल की आंखें राधा के गर्भ पर टिक गई थी और वो गुस्से से उसको घूर रही थी। सब लोग गांव में पहुँच जाते हैं, लेकिन तब तक शाम हो जाती है। मोहन और राधा अपनी गौरी गैया को लेकर घर की ओर जाने लगे। फिर घर पहुंचकर मोहन ने गौरी को गौशाला में बांध दिया। शुक्र है सब ठीक है, मैं तो डर ही गया था। गौरी, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? रुक जा, मैं तुझे घास देती हूँ। राधा गौरी को घास खिलाने के लिए देती है और गौरी घास खाने लगती है। भाग्यवान, आसमान में काले बादल छा गए हैं, लगता है अभी तेज तूफान आएगा। चलो हम कमरे में चलते हैं। फिर शाम के वक्त से तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। फिर रात को खाना खाते वक्त, राधा, आज तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा मालूम हो रहा है कि काले बादल पूरी रात बरसेंगे। चलो जी, हम खाना खाकर सो जाते हैं। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को तेज बारिश में अचानक राधा के पेट में भयंकर दर्द शुरू हो जाता है। मैं और नहीं सह पा रही हूँ जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। राधा, थोड़ा सब्र करो, मैं अभी बिमला ताई को बुलाकर लाता हूँ। जल्दी करो, मेरी जान निकल रही है जी। फिर मोहन भीगते हुए बिमला ताई के घर पहुंचता है और उनका दरवाजा जोर जोर से बजाता है। ताई, ताई जल्दी करो। क्या हुआ बेटा? इतनी बारिश में सब ठीक तो है ना? ताई, मेरे साथ जल्दी चलो, वो राधा को बहुत तेज दर्द हो रहा है। अच्छा चल, रुक, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद बिमला ताई मोहन के साथ उसके घर पहुँचती है। फिर बिमला ताई अंदर आके राधा को देखती है। हे भगवान राधा, तुम्हारी हालत ऐसी, ये सब ठीक नहीं है। क्या हुआ ताई? आप कुछ करो ना, राधा को बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी कुछ कीजिए ताई। तेरी पत्नी के गर्भ पर किसी की बुरी नजर लगी है। ये बुरी नजर जरूर कोई आत्मा की होगी। तेरी बीबी और बच्चे में से कोई एक ही बच सकता है मोहन। अरे ताई, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मुझे पता है आप सब ठीक कर सकती है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी बीबी और बच्चे दोनों को बचा लो ताई। राधा की दर्द भरी चीखें और रोने की आवाज गौरी सुनती है और गौरी गैया सब कुछ समझ जाती है। तभी अचानक एक काली परछाई राधा के शरीर से तेजी से बाहर निकलती है और उसे गौरी गैया अपनी ओर खींच लेती है। तभी राधा का दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। इधर गर्भवती गौरी गाय को भी दर्द होना शुरू हो जाता है। बाहर तेज तूफान और बारिश हो रही थी। तभी कमरे से नवजात बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। मोहन देख, भगवान ने तुझ पर कृपा की है। तेरी बीबी ने बेटी को जन्म दिया है और दोनों स्वस्थ भी हैं। ऐसा चमत्कार बहुत कम देखा जाता है। दूसरी तरफ गौरी गैया दर्द से तड़प रही थी और जोर जोर से रंभा रही थी।
सुनिए जी, हमारी गैया ठीक तो है ना? वो इतना क्यों चिल्ला रही है? हाँ राधा, अब वो शांत हो गई है। तुम्हारे रोने की आवाज सुनकर शायद वो चिल्ला रही थी। अगली सुबह मोहन गौशाला में जाकर देखता है कि गौरी ने एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया है। अरे गौरी, तू हिल क्यों नहीं रही? क्या हुआ तुझे? तू इस तरह से क्यों लेटी है? गौरी का शरीर पूरी तरह से अकड़ गया था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। गौरी, गौरी, क्या हुआ तुझे गौरी? मेरी गैया, क्या हुआ तुझे? ये सुनते ही चारपाई पर लेटी राधा, क्या हुआ ताई? ये बाहर गौरी को ऐसे क्यों बुला रहे हैं? मेरी गौरी ठीक तो है ना? वो बहुत देर तक रात को रंभा रही थी। बेटा तू आराम कर, मैं जाकर देखती हूँ। बिमला ताई बाहर आती है और देखती है कि गौरी ने एक बछड़े को जन्म दिया था। अरे, गौरी ने भी बछड़े को जन्म दिया है, लेकिन बेटा ये तो खुश होने की बात है, तू रो क्यों रही है? बिमला ताई देखो ना, हमारी गौरी हमें छोड़कर चली गई है। तभी राधा भी गौशाला में आती है। ये गौरी के मुंह से खून क्यों निकल रहा है जी? क्या हुआ मेरी गौरी को? गौरी, गौरी, जल्दी उठ, क्या हुआ? गौरी तो उठ क्यों नहीं रही है? अपने आप को संभालो राधा, गौरी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने तुम पर पड़े बुरे साए को अपने ऊपर ले लिया और वो अपने बछड़े को तुम्हारे हवाले छोड़कर चली गई है। तभी राधा जोर जोर से रोने लगती है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे गौरी को लेकर उस काले जंगल में नहीं जाना चाहिए था। आपने मना भी किया था, मैंने आपकी बात नहीं मानी। ये सब मेरी वजह से हुआ है ताई जी। बस कर बेटा, अब ये सब सोचकर दुखी ना हो। ये जानवर भले ही हमारी तरह बोल नहीं सकते, लेकिन ये इंसानों से भी ज्यादा समझदार और वफादार होते हैं। हम पर आई मुसीबत को अपने सर लेकर हमारी सेवा का मोल चुकाते हैं। अब तू बस अपनी बेटी और इस बछड़े को देख, इनकी जिम्मेदारी अब तुम पर है। चल अंदर चल, आराम कर ले, मोहन सब देख लेगा। बिमला ताई राधा को समझा बुझाकर अंदर ले जाती है। उसके बाद मोहन कुछ लोगों के साथ मिलकर गौरी को जमीन में दफना देता है। दूसरी तरफ राधा अपनी बेटी मीना को गोद में लेकर बैठी हुई थी। मोहन घर आता है और राधा के पास बैठ जाता है। राधा, अब ऐसे उदास मत बैठो। गौरी ने अपनी बेटी की जिम्मेदारी हमें दी है, हमें उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहन की बेटी मीना अब 3 साल की हो गई थी और दूसरी तरफ गौरी की बेटी चंदा भी बड़ी होकर गाय बन गई थी और उसने एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया और खूब दूध भी देने लगी।